नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों। आज आपके सामने एक बहुत अहम मुद्दे पर मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि इलेक्टोरल बोर्ड जैसी करके एक स्कीम है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको खारिज किया गया है। कैसे कैसे वो प्रोसीडिंग होती है, कैसे कैसे चंदा इकट्ठा होता है, कैसे सरकार के द्वारा ये स्कीम लाई गई थी, ये सब बातें आपको पता है। अगर नहीं पता है दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको लिए एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने ब्रीफली डिटेल से बातें बताई हैं आपको कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होती है, कैसे वो स्कीम को लाया गया था, सरकार के द्वारा किस प्रकार से लाया गया था और किस प्रकार किस किस पार्टी को कितना चंदा इकट्ठा हुआ था। वो सभी बातें मैंने उस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस कर ली थी। आज इस लेक्चर में दोस्तों मैं बताऊंगा कि एसबीआई को एक तारीख दिया गया था, एक समय दिया गया था कि आपको इस तारीख तक आपको जो भी डाटा जहां पर भी इकट्ठा हुआ है, जितना भी पैसा जिस प्रकार से कैसे भी आया है, तो आपको वो सभी का सभी डाटा आपको ईसीआई को यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है। तो ये दोस्तों क्या हुआ, फिर सब जो एसबीआई है, एसबीआई ने उससे ज्यादा समय मांगा है, सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमें जून तक हमें समय दीजिए, उसके बाद हम अपनी जो देखेंगे कि किस प्रकार से जो डाटा है वो हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि ईसीआई को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को सिरे से खारिज किया है। आज के समय में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए एक आधुनिक भारत के इतिहास के लेक्चर सीरीज ला रहा हूँ और उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं घट रही थी, 1857 की क्रांति कैसे होती है, 1764 का हमारा बक्सर का युद्ध कैसे होता है और कैसे कैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे भारत में अपना डोमिनेंस स्थापित करती है। वो सभी बातें मैं उस लेक्चर में, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सारी बातें आपको पता चल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए करंट में जो भी इशू डिस्कस होते हैं उनको ब्रीफली डिटेल से चर्चा करता हूँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से डिटेल से बातें करता बताता हूँ। क्योंकि जो यूपीएससी है या फिर यूपी पीसीएस है, वो जो करंट में इशू डिस्कस होते हैं उन्हीं से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है। इसमें भी मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, उसमें मैं बातें करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये खबर देखने को मिल रही होंगी, सुप्रीम कोर्ट वार्न एसबीआई ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग फॉर विलफुल डिसओबीडेंस। अब ये आपको हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको हमारा फैसला समझ में नहीं आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को खरी खरी। अब क्या बातें कही गई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बातें कही गई हैं, ये बातें आपके उसमें पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में भारतीय स्टेट बैंक को एक बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च यानी कल शाम इन बॉन्ड्स की सारी जानकारी चुनाव आयोग के हवाले करने का आदेश दिया है। इससे पहले एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जनवरी की मोहलत मांगी थी, लेकिन जस्टिस खन्ना ने कहा कि सभी विवरण सीलबंद लिफाफे में है और आपको एसबीआई बस सीलबंद कवर खोलकर देना है। तो ये बातें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, उनको बता देता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड दोस्तों एक प्रकार का एक पत्र होता है। इसमें एक, अगर आपको किसी पार्टी को चंदा देना है, पैसे देना है, तो आप जाएंगे तो एसबीआई की एक ब्रांच में जाएंगे, वहां पे जाके एक ऐसा पत्र सा खरीदेंगे 1000 का। वो बातें मैं बताऊंगा। देखिए 1 करोड़ का, 10 लाख का, या फिर 1 लाख का, 10,000 का, 1,000 का, ये आप इसको इस प्रकार का एक इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आएंगे। वो आप पार्टी को देंगे, पार्टी जाके उस इलेक्टोरल बॉन्ड को भुना लेगी, वो वहां से पैसा एक उसको मिल जाएगा। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती थी। ये जो स्कीम लाई गई थी दोस्तों 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी। उसके बाद से 4-5 साल में बाद अब आके इसको खारिज कर दिया गया है। अब जो आंकड़े सामने आए थे कि कितना पैसा किस पार्टी को फंड इकट्ठा हुआ है इससे, इसके माध्यम से बीजेपी को लगभग 6566 करोड़ रुपए, वहीं कांग्रेस को आप इसको देख सकते हैं सबसे ज्यादा ओवरऑल, जो सबसे ज्यादा जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, लगभग 80% जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो बीजेपी सरकार को ही हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन स्कीम आई थी, इलेक्ट्रॉन स्कीम आई थी, उसके माध्यम से सबसे ज्यादा जो फायदा मिला है वो बीजेपी सरकार को ही मिला है, यानी बीजेपी की पार्टी को ही मिला है। अब दोस्तों इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक को कल यानी 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को चुनाव बॉन्ड की डिटेल्स देने का आदेश दिया है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ज्यादा जो समय मांग देने वाली याचिका थी उसको खारिज किया है। क्योंकि एसबीआई ने मांग की थी कि हमें जून तक का सारा ब्यौरा आपको दे देंगे, क्योंकि इसमें जो एसबीआई ने अपना तर्क दिया है वो दिया है कि जो कुछ हम किस प्रकार से हम वो जो चंदा इकट्ठा कर रहे थे वो एक कोड के माध्यम से हम कर रहे थे, उसको डी कोड करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इसको इनकी जो याचिका थी, जो एसबीआई की याचिका थी, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। कह दिया है कि आपको 12 मार्च यानी कि आज के दिन में आप
आपको सारी की सारी डिटेल आपको देनी है। अब इसमें देंगे किसे, ये कोई अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं करेंगे, ये देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है, सारी बातें हैं दोस्तों। मैंने आपको इसमें बात बताई थी, जो 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, इसमें बेंच हेडेड थे जो हमारे DY चंद्रचूड़ जी है, उनके द्वारा इसको हेड किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो याचिका दायर की गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, वो की गई थी, कौन है दोस्तों, एक NGO है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उनके द्वारा SBI पर अवमानना का एक नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है कि आपको एक अवमानना का नोटिस जारी किया जाए कि आपका जो जो कोर्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, आपके जो आदेश दिया है उसकी अवहेलना की है। तो ये दोस्तों जो PDR है यानी कि ADR है, उसके द्वारा ये याचिका दी गई थी, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, यह बातें आपको ध्यान रखनी है। अवमानना क्या होती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होते हैं। दोस्तों देखते हैं हमारे देश में जो सर्वोच्च संस्था है, न्याय की जो संस्था है, न्याय जो प्रणाली है, वो सर्वोच्च है, वो सरकार से भी ऊपर आती है। सरकार से ऊपर कैसे आती है, सरकार से ऊपर ऐसे आती है कि हमारे देश के संविधान की रक्षक और संरक्षक, हमारे देश का लोकतंत्र का जो पहला स्तंभ है वो हमारी न्यायपालिका है। न्यायपालिका अगर कमजोर है तो हमारे देश के अंदर डिक्टेटरशिप जरूर आएगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के अंदर अगर न्यायालय ने कोई भी आदेश जारी किया है, अगर आप उसी की अवहेलना करेंगे तो वो होता है दोस्तों न्याय की अवहेलना, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। इस प्रकार से दोस्तों जो न्यायालय की अवमानना होती है, नोटिस जारी करती है कि आपने न्यायालय की अवमानना की है, आपको फला उसके मतलब अनुच्छेद के तहत आपको दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों ये वैधानिक अधिकार है। जब संविधान को अपनाया गया था तो अदालत की अवमानना को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों में से एक बना दिया गया था। अलग से संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय की अपनी अवमानना को दंडित करने की शक्ति प्रदान की। अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालय को तदनुरूपी शक्ति प्रदान की है। दोस्तों 129 में हमारा सर्वोच्च न्यायालय अवमानना को शक्ति प्रदान करता है और 215 हमारे जो उच्च न्यायालय है, टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, उनको शक्ति प्रदान करता है अगर किसी भी प्रकार के उनके न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया जाता है वो अगर अवहेलना होती है तो। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों न्यायालय की अवमानना कितने प्रकार की होती है, सिविल अवमानना होती है, आपराधिक अवमानना होती है। सिविल अवमानना के अंदर दोस्तों यह किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया को जानबूझकर अवज्ञ अदालत के दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन किया जाए। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि इस प्रकार से समन जारी किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। अब कोर्ट के द्वारा समन जारी होते हैं, लेकिन जब समन जारी करके चला जाता है फिर उसके बाद उसकी अवमानना होती है अगर वो नहीं जाता है, या फिर वारंट जारी होते हैं, वारंट के दौरान नहीं जा पाया जाता है किसी भी व्यक्तिगत के तरीके से अगर मैं बात करता हूं, तो वो होती है कोर्ट की अवमानना। वो एक किस्म से कह देते हैं कि कोर्ट के आपने आदेश को पालन नहीं किया है। अब आपराधिक मामले में यह किसी मामले का प्रकाशन या कोई अन्य कार्य करना है जो किसी अदालत के अधिकार को बदनाम करता है या कम करता है, या किसी न्यायिक कार्रवाई के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करता है, या किसी भी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में बाधा डालता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों अवमानना। ये इस प्रकार के अवमानना है, आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके आंसर राइटिंग में या फिर कहीं भी आपको देखने को मिले, स्टेटमेंट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, सबसे बड़ी बात आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक भी जरूर करना है। इसी प्रकार से दोस्तों अब क्या इसका निर्णय आएगा उसी के ऊपर भी मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड को कैसे खारिज कर दिया गया है, सिरे से खारिज कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये एक सरकार की एक नीति है, सरकार की एक बहुत बड़ी किरकिरी है, सरकार को एक बहुत बड़ा झटका है कि जो सरकार के द्वारा एक स्कीम लाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। ये दोस्तों इस जो अब की बार है, इस सरकार में पहली बार ऐसे काम हो रहा है, तो आपको ध्यान रखनी है। एक वीडियो और लेके आऊंगा दोस्तों, अभी हाल ही में जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चीफ है उनको भी हटा दिया गया, उन्होंने अपना इस्तीफा खुद ही दे दिया है, ठीक है। उनके इस्तीफे के बारे में भी बात करूँगा। कुछ कयास लगाया जा रहा है कि पॉलिटिकल कारणों की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, वो सभी की सभी बातें उस लेक्चर में मैं डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।